राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। हमारे देश की कुछ ऐसी गौशालाएं हैं जो अपने अनूठे कार्य के लिए, अपने अनूठे संरचना के कारण विशेष रूप से पहचानी जाती हैं। जिसमें सबसे पहली गौशाला तो पथमेड़ा की है। पथमेड़ा की गौशाला देश की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है और आशा रखी जाती है कि उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा गौवंश को संरक्षण प्रदान किया जाता है। दूसरी गौशाला, दूसरे नंबर पर जो गौशाला आती है वो है श्री माता गौशाला। वो गौशाला मथुरा डिस्ट्रिक्ट के बरसाना गांव में स्थापित है। वही बरसाना, इसे होली के नाम से जाना जाता है। बरसाने की लठमार होली के बारे में आपने सुना होगा कि जो बरसाने का स्थान है वो एक तरह से 3 राज्यों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ राजस्थान है और उत्तर प्रदेश में तो वही है। उसी गांव से मेरा संबंध भी रहा है। तो वहाँ पर रमेश बाबा ने 2005 के आसपास एक गौशाला की स्थापना की थी, क्योंकि तीनों जो स्टेटों का एक समूह होने के कारण वहाँ गौ तस्करी बड़े बड़े स्केल पर होती थी, बड़ी भारी संख्या में होती थी। गौ तस्कर पंजाब से गाय लेके आते थे, हरियाणा के रास्ते से, तो उसको राजस्थान भेज देते थे। राजस्थान के थ्रू लेके आते थे तो यूपी के माध्यम से उसे कलकत्ता भेजने का कार्य करते थे। इससे लाखों की संख्या में हर साल गाय का वहाँ तस्करी होती थी। तो इस दुविधा को लेकर, इस कष्ट को लेकर कुछ लोगों ने कार्य शुरू किया और इसकी जो नेतृत्व रमेश बाबा के माध्यम से हुआ। रमेश बाबा ब्रिज में या कहूँ बरसाने में, या फिर बरसाने से थोड़ा और सटीक दूँ तो गैबर वन में करीब 1950 से पहले वहाँ निवास करते हैं। वो वहाँ पूजा, वहाँ ध्यान का, ईश्वर स्मरण का, कृष्ण साधना का कार्य करते हैं। तो 1980 से पहले या 2000 से पहले वो एक सिर्फ भक्त थे, कृष्ण की राधा स्मरण करने वाला, कृष्ण की आराधना करने वाले एक संत थे। लेकिन 2007 में जब उन्होंने इस गौशाला की स्थापना की, तब से उन्होंने एक विशिष्ट कार्य को अपने हाथ में ले लिया। आज इस गौशाला में 70,000 से ज़्यादा गऊ हैं। ये गौशाला का जो आकार है 170 एकड़ में है। इस गौशाला में हजारों कर्मचारी कार्य करते हैं, हजारों सेवादार अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि 70,000 गऊं का भरण पोषण करना, संरक्षण प्रदान करना कोई आसान नहीं है। और इनके विशिष्ट कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने भी इनको पद्म श्री का सम्मान प्रदान किया है। इतनी बड़ी गौशाला का संरक्षण करना, इतने बड़े आश्रम का उत्तरदायित्व लेना, खर्चा उठाना, ये कोई सहज नहीं है। क्योंकि इस गौशाला के संचालन के लिए हर दिन करीब 300 यूनिट बिजली की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी मात्रा में रसोई गैस की आवश्यकता पड़ती है। जो वहाँ सेवादार हैं उनको काफ़ी भोजन प्रदान करने का, उनके आवास को प्रकाशित करने का उत्तरदायित्व भी करना पड़ता है। गायों के लिए चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए 2010 के आसपास वहाँ बायोगैस के प्लांट की लगाने की योजना शुरू हुई। फिर उसमें एक प्लांट लगाया गया, क्योंकि जितनी गायें इस गौशाला में हैं उनसे करीब हर रोज़ 150 टन के आसपास गोबर की प्राप्ति हो जाती है। तो वहाँ ऐसे गोबर गैस प्लांट लगाए गए हैं ताकि गौशाला का पूरा कार्य उनके आधार से हो सके और रमेश बाबा के जो आश्रम है, जो मंदिर है, उसकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि जब इस गौशाला की स्थापना शुरू हुई थी या फिर वहाँ गाय संरक्षण का काम शुरू हुआ था, तब उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत सामान्य नहीं थी। 18 घंटे से ज़्यादा बिजली आती नहीं थी। जब आती थी तो वहाँ घटना बनती थी, वो एक न्यूज़ बनती थी। तो ऐसे में गौशाला का काम करना भी कोई सहज नहीं था। तो फिर गायों के गोबर का सदुपयोग करने के लिए वहाँ गोबर गैस प्लांट की शुरुआत हुई। तो गोबर तो गायों से सहजता से प्राप्त हो जाता था। तो वहाँ जो गोबर गैस प्लांट लगाया गया, उससे करीब 300 यूनिट बिजली की प्राप्ति हो जाती है। इतनी गायों को पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए 15 से ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं। फिर गैबर वन में यहाँ गौशाला का जो मेन ऑफिस है, या यहाँ रमेश बाबा स्वयं साधना करते हैं, उसके पास में एक तालाब है। उस तालाब को भरने का कार्य भी इन्हीं ट्यूबवेलों पर निर्भर करता है।
तो उनको भरने के लिए भी ये ट्यूबवेल काम आते हैं, तो इनके चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता है। तो इस गौशाला में 2 जनरेटर भी लगाए गए हैं जो बायोगैस के माध्यम से चलकर बिजली पैदा करते हैं। तो इतना बड़ा कार्य इस गौशाला के माध्यम से होता है। मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे मित्र अपना गाय संचालन का कार्य करते हैं, दुविधा में रहते हैं, कुछ निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा दूसरों से सहायता की आशा करते हैं ताकि वो गाय सेवा का काम कर सकें। मैं उनको बताना चाहता हूँ, यदि सही योजना बनाई जाए, सही कार्यशैली का निर्धारण किया जाए, तो गाय के माध्यम से हर समस्या का निराकरण हो सकता है। कि गाय तो दूध देती है, तो दूध भी उपयोगी है। यदि बिकता नहीं है तो उसका दूसरे पदार्थ बनाए जा सकते हैं, उसका मक्खन बनाया जा सकता है, घी बनाया जा सकता है, उसकी छाछ बनाई जा सकती है, अपने सेवादारों को दूध का सेवन कराया जा सकता है। और कुछ नहीं तो गाय का गोबर जो मूत्र निकलता है उसका भी सदुपयोग हो सकता है। इसके माध्यम से खाद बनाई जा सकती है, या फिर उसके माध्यम से बायोगैस प्लांट लगा के बिजली जनरेट की जा सकती है। बिजली के माध्यम से कई यंत्र लगाए जा सकते हैं, तो गाय के चारे की व्यवस्था भी वहाँ से हो जाती है। इसके लिए कोई अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। पानी की व्यवस्था इतने 15-16 ट्यूबवेलों को चलाने के लिए जितनी बिजली की आवश्यकता पड़ती है वो भी बायोगैस से पूरी हो जाती है। पूरी लाइटिंग, क्योंकि पूरे इस क्षेत्र में करीब 14-15 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था भी गौशाला के माध्यम से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसके माध्यम से सहजता से हो जाती है। इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था, क्योंकि रमेश बाबा के आश्रम में, मंदिर में बहुत सारे तीर्थयात्री भी आते रहते हैं। हर रोज़ वहाँ सैकड़ों तीर्थयात्री आते हैं, सैकड़ों लोगों को भोजन बनता है, तो उसकी व्यवस्था भी गौशाला की जो बायोगैस है उसके माध्यम से होती है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था एक गौशाला चला सकती है। तो यदि आप गौशाला चलाते हैं तो स्वव्यवस्था करके, अब तो इसमें और बदलाव आ गए। अब बदलाव आ गए कि जो बायोगैस आप प्रोड्यूस करते हैं, जो बायोगैस की उत्पादनता आपका प्लांट करता है, उसको कंप्रेस्ड करके आप उसे दूसरों लोगों को भी पहुंच सकते हैं। उसको टैंक में भर के, सिलेंडर में भर के आप अपने घर भी ले जा सकते हैं और उसे कुछ किलोमीटर दूर तक शहर में या गांव में पहुंचा भी सकते हैं, ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। उसके माध्यम से वो इसका प्रयोग किचन में कर सकते हैं, रसोई बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, दुकानदार भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और कई अन्य चीज़ों में भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके माध्यम से जनरेटर चलाए जा सकते हैं, तो आटा पीसने का, तेल निकालने का या चारा काटने का सैकड़ों काम मोटर के माध्यम से होते हैं। तो मोटर चलाने के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है। तो आज ऐसे जनरेटर्स आ गए हैं, ऐसी मशीनें आ गई हैं जो बायोगैस से चलती हैं। तो ऐसे मित्र जो गाय की सेवा के माध्यम से कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता, उन्हें गाय सेवा में एक अंधकार नज़र आता है, तो वो उस अंधकार को एक सही योजनाबद्ध तरीके से बढ़ते हुए सहजता से पूरा कर सकते हैं। गाय के गोबर की तो बहुत सारी उपयोगिता हैं। तो बायोगैस में जो गोबर इस्तेमाल होता है वो सैलरी बन जाता है, खाद के रूप में काम आता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस सैलरी से 2-3 चीज़ें और निकाली जा सकती हैं, जिस पर अभी ज़्यादातर बायोगैस लगाने वाले लोग नहीं जानते हैं। उस सैलरी से 2 चीज़ें अलग की जा सकती है। उसमें पहली चीज़ है कि सेलुलोज अलग किया जा सकता है। ये सेलुलोज भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज सेलुलोज की कीमत 5,000 से लेकर 15,000 रुपये पर केजी के आसपास है। इससे एक और पदार्थ अलग किया जा सकता है, वो है लिग्निन। लिग्निन गोबर का गोंद है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो फर्नीचर को चिपकाने में, प्लाईवुड बनाने में, बोर्ड बनाने में, सैकड़ों चीज़ों में काम आता है। तो उसको भी इससे अलग किया जा सकता है। सेलुलोज से भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। सेलुलोज की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। इससे सैकड़ों तरह के आइटम बनाई जा रही हैं। फिर जो बच जाए वो खाद के रूप में प्रयोग हो सकता है। सैलरी की खाद भी बहुत उपयोगी है, उसमें हर तरह के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम की मात्रा सामान्य की तुलना में 3 गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा आप यदि बाजार से कोई रसायन आधारित खाद लेते हैं तो उसमें 3 चीज़ें मिलती हैं आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। लेकिन जो गोबर की गाय खाद है उसमें तो आपको सैकड़ों तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं, जो आपके खेत में, आपकी मृदा में उसकी उर्वरकता बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। इतना ही नहीं, वो आपके खेत की मिट्टी को ख़राब नहीं करते, वो उस हार्ड नहीं करते, उसको पोरस बनाने में मददगार करते हैं। क्योंकि जो सैलरी है उसमें सिर्फ एक चीज़ मिटती है,
उसकी फर्मेंटेशन से उसका जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो विखंडित होकर उसको गैस को अलग कर देते हैं। बाकी सारी चीज़ इसमें यथावत रहती हैं। तो उसमें एंजाइम्स हैं, बैक्टीरियास हैं, काफ़ी मात्रा में रहते हैं। और इसको यदि आप खेतों में इस्तेमाल करते हैं तो हार्ड खेती, जो खेतों की जो परत है हार्ड हो गई है, वो पोरस बनती है और इसके प्रयोग से खेतों की जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए सिंचाई के समय भी कम मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपकी फसलों को सहजता से हर तरह का पोषक तत्व मिल जाता है कि पोषक तत्वों की कमी भी अब एक प्रमुख कारण बनती जा रही है। और इसके कारण उसका सीधा प्रभाव उस फसल को सेवन करने वाले या उस वनस्पति को सेवन करने वाले पशुओं पर और मनुष्य पर पड़ता चला जा रहा है। इसलिए मनुष्य में और पशु में कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो आप गोबर के माध्यम से बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो आप निराश ना हो, सही युक्ति से आगे बढ़ें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और हर तरह की कामयाबी मिलेगी। धन्यवाद मित्रों।